हेलो फ्रेंड्स, आज एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप खुद का जब अपना बिजनेस खोलते हो और किसी के अंडर जॉब करने की जगह पे आप अपने लिए एक जॉब क्रिएट करते हो, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो जिसको आप आगे सेल करते हो। तो कुछ नया क्रिएट करना, कुछ इनोवेटिव होना, इनोवेटिव एंटरप्राइज या कोई प्रोडक्ट या सर्विस, मतलब कोई नया बिजनेस, कोई प्रोडक्ट की या कोई सर्विस का, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज टू चेंज द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन और डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू इनोवेशन। इनोवेशन वर्ड बार बार आता है यहाँ पे, क्योंकि इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया। तो कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, कुछ नया इनोवेट करना, और जो नॉर्मल प्रोडक्शन पैटर्न है उसको चेंज करके कुछ नए तरीके से बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इवन अटेम्प्टिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स, इवन अगर आप कोई नया टेक्नोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो पुराने ओल्ड मेथड को और इजी करने के लिए या फिर उसको और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को आप और बेटर तरीके से बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन हु अंडरटेक्स द क्रिएशन ऑफ सच चेंजेस। तो जो ये काम करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो कोई एंटरप्राइज या कोई ऐसा बिजनेस खोलेगा जिसमें वो किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को या कोई भी ऐसी चीज़ को जो पहले से है उसको नए तरीके से बना के, इनोवेटिव तरीके से उसको सेल करेगा। एंटरप्रेन्योर्स अपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और अपनी एक्यूमेन, मतलब कि बहुत हाई लेवल की थिंकिंग सोचते हैं अपने रिसोर्सेज को असेंबल करने के लिए। रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें वो यूज़ करेंगे अपने फाइनेंसिस को इकट्ठा करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस या कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और जिससे वो अपना लाइवलीहुड बनाएंगे, मतलब जिससे आगे वो पूरी लाइफ टाइम अर्न करेंगे। ये जो भी एंटरप्राइज है या जो भी ये नया बिजनेस है, ये या तो टोटली न्यू हो सकता है, एक टोटली न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हो सकता है, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को रीवाइटलाइज कर रहे हैं, मतलब उसके तौर तरीके चेंज करके, उसके प्रोडक्ट को चेंज करके, उसके स्टाइल ऑफ सेलिंग को चेंज करके। तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो चल ना रही हो या फिर जिसके प्रोडक्ट्स पुराने हो गए हैं और लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है उनको लेने का, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए भी हो सकती है ये टेक्निक, या फिर एक टोटली न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के लिए भी हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप में ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। कोई एक अकेला पर्सन भी हो सकता है जो कोई नई इनोवेटिव टेक्निक यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस दे सकता है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैन टेक रिस्क। इसमें ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप चांस ले रहे हो कि नई चीज़ है, क्या पता एक्सेप्ट हो चाहे ना हो मार्केट में, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, पर फिर भी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क लेता है। और कन्वर्टिंग अ नॉवल आइडिया इनटू रियलिटी, मतलब नॉवल आइडिया मतलब बिल्कुल ही एक न्यू आइडिया को रियलिटी में चेंज करना। तो इसके लिए उसको, एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना चाहिए, एकदम न्यू थिंकिंग टाइप की उसकी थिंकिंग बहुत नई सोच की होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो करेगा, और रिस्क टेकर होना चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत हो। इंडिया में जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मिस्टर नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी। ये तो बहुत कम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन बहुत और भी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने खुद के आइडियाज़ लगा के बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके नए तरीके से बेचा है। तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप रेंजेस फ्रॉम स्मॉल इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, या फिर अगर कोई स्मॉल इंडिविजुअल है, कोई अकेला पर्सन है या थोड़े से लोग हैं जो ये मिलके ये काम कर रहे हैं, तो उसको हम माइक्रो यूनिट बोलेंगे, जिसमें पार्ट टाइम काम कर रहे हो आप, या मतलब छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। और मेजर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं। मेजर मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिसने आपने दूसरों को भी जॉब दी हुई है, आप तो उसको चला ही रहे हो, साथ में आपने दूसरे लोगों को भी हायर किया हुआ है, उनको भी जॉब दी हुई है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। So many kind of organization now exist.
टू सपोर्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो आजकल जैसे कि पहले क्या होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्पेशल स्कीम नहीं होती थी, तो फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आती थी। कोई पर्सन है, जैसे उसके माइंड में कोई आइडिया है कि वो सर्विस शुरू करना चाहता है लोगों के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं या मैन पावर नहीं है, तो आजकल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो मतलब एक तरीके से सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योर्स कैन मेक थिंग्स हैपन, मे बी अ कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट और पॉलिसी। एंटरप्रेन्योर्स चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे लोग यूज़ करें, कोई प्रोडक्ट, कोई पॉलिसी, कोई सर्विस। दे बिकम चैम्पियंस ऑफ न्यू प्रोसेस, इंजीनियर्स ऑफ चेंज। मतलब वो हर चीज़ नई लेके आते हैं, पुरानी चीज़ों में नई ऐड करते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, तो चेंज लेके आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के? कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स उनके अंदर होने चाहिए, जैसे विलिंग टू वर्क हार्ड, क्योंकि एक नया कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए कि वो स्टार्टिंग से लेके आप उसको प्रॉपर एक उस लेवल पे लेके जाओ कि वो सब जगह एक्सेप्ट हो, लोगों के बीच में मास एक्सेप्टेंस मिले उसको। तो मास एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है किसी भी नई चीज़ को अगर इंट्रोड्यूस करते हो आप मार्केट में। नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए प्रॉपरली प्लान करने की और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की। मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें फाइनेंस को मैनेज करना है, मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को, पर्सनल लोगों को और अपने टाइम को मैनेज करना है। हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क लेने का करेज हो जो कि कैलकुलेटेड हो। ऐसे नहीं कि आप कोई भी रिस्क उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट आप लेके जाके मार्केट में शुरू कर दो उसको सेल करना। कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। एबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, बहुत सारी चीज़ें एक साथ, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ हैंडल कर पाना। एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फॉर द टास्क, तो जो टास्क आप कर रहे हो उसके लिए नेसेसरी स्किल्स हो, नॉलेज हो। एबिलिटी टू डील विद टफ इश्यूज, जब प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढने आते हो। बीइंग रियलिस्टिक एंड नॉट एक्सपेक्टिंग इजी सॉल्यूशन, रियलिस्टिक होने चाहिए प्लान्स, गोल्स भी रियलिस्टिक होने चाहिए और इजी सॉल्यूशंस ना एक्सेप्ट करें, जैसे शॉर्टकट्स ना एक्सेप्ट करो क्योंकि ये लंबे टाइम का काम होता है, तो सॉल्यूशंस परमानेंट होने चाहिए। एबिलिटी टू कोप विद सेटबैक्स, सेटबैक्स मतलब अगर कोई फेलियर आता है, कोई चैलेंज पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी फेलियर अगर फेस करना पड़े तो उससे कोप अप करने की एबिलिटी हो। ये ना हो कि फेलियर आया या कोई सेटबैक लगा और उसके बाद वो बिजनेस बंद कर दिया। तो एक एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको कैसे कोप अप करके उसको दोबारा से शुरू करें। एबिलिटी टू डेवलप पार्टनरशिप एंड एबल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई नॉलेज या कोई कॉन्सेप्ट है या कोई प्रोडक्ट है उसको अगर स्प्रेड करना है लोगों में, तो पार्टनरशिप्स और नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। लोगों से सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, नेगोशिएट करना आता हो, स्ट्रैटेजी बनानी आती है और प्रायोरिटाइज करना, मतलब जो चीज़ पहले ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले करना। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हैंडल क्राइसिस किस तरीके से हैंडल करना है। क्राइसिस मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कोई कुछ फंस जाए या कोई बात किसी वजह से काम अटक जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सबसे बात करनी, सबको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने। फाइनेंस अगर आपको चाहिए तो आपको इम्प्रेस करना पड़ता है अपने स्पॉन्सर्स को कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे चाहिए। In short, to achieve his or her objective, the entrepreneur must be इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड गोल ओरिएंटेड। मतलब इन सब चीज़ों को इन्होंने मतलब एक कंबाइन करके बोल दिया कि एक इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि अपने गोल को अचीव करना है, और एक मोटिवेशन भी होनी चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से। एक मोटिवेशन लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन डूइंग सोशल गुड, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही ये कहते हैं एक फील्ड है जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो। इसमें क्या है कि इनका फोकस क्या होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, सोशल गुड के लिए। तो सोशल एंटरप्रेन्योर एम्स टू अचीव लार्ज स्केल बेनिफिट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप और सोसाइटी एट लार्ज।
तो ये लोग अपना बेनिफिट किस में देखते हैं, प्रोडक्ट बेचने में नहीं, सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प की जाए। तो किसी ग्रुप को या किसी सोसाइटी को हेल्प करनी है, उनको बेनिफिट किस तरीके से दिया जाए, ये इनका एम होता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। Generally, the social entrepreneurs or individual who do not have the financial resources to achieve the benefit by themselves. तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो उनको क्या होता है कि उनके पास कभी कभार बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उनके पास खुद के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के बेनिफिट के लिए ज़्यादा काम करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर सोशल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है जो कोई किसी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो ये सोशल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये बेसिक सोशल चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के काम होते हैं जिसमें ग्लोबली इम्प्रूव करने के टारगेट होता है कि किस तरीके से हम, जैसे एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। तो ये इस तरह के टारगेट्स होते हैं जो ग्लोबली बेनिफिट करते हैं। The success of social entrepreneurship is ascertained not so much by the profit but more by social benefit. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन लोगों को प्रॉफिट तो इतना नहीं मिलता है, लेकिन इनकी सक्सेस जो है वो सोशल बेनिफिट में नज़र आती है कि इनके काम का जो इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में, उसमें इनकी सक्सेस नज़र आती है। तो ये होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और ये लास्ट टॉपिक जो था एंटरप्रेन्योरशिप, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आगे और भी वीडियोस आएंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।